हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सही प्रकार से होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई भी सुविधाजनक तरीके से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को मालूम है कि हमारा सब्जेक्ट क्लास में और वीडियो के द्वारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं हर टॉपिक का रिवीजन आपको कराने जा रहा हूँ। उस रिवीजन के अंतर्गत आज बीकॉम फाइनल के मैनेजमेंट अकाउंटिंग से एक टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, जिसकी ट्रू फॉल्स MCQ भी कराऊंगा। और आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो MCQ के रूप में आएगा, इसीलिए MCQ के बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करना। लेकिन MCQ सभी तभी हो पाएगी जब आप थ्योरेटिकल रूप से हर चीज़ को बारीकी से समझ सकते हैं। जब उसको अध्ययन कर लेंगे तभी MCQ भी आसानी से होगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। टुडे आवर टॉपिक इज मीनिंग ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण और निर्वचन। सबसे पहले बात ये आती है कि वित्तीय विवरण यहाँ पर टॉपिक का नाम है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। लेकिन वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से पहले ये जरूरी है कि वित्तीय विवरण क्या होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि धन संबंधी विवरण। धन संबंधी विवरण, तो धन संबंधी विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस करना कि कहाँ कहाँ उनका प्रयोग हुआ है, कहाँ कहाँ से वे प्राप्त हुए हैं, और इनका विश्लेषण करने के साथ साथ किसी वैज्ञानिक रीति से उसको ऐसे सुविधाजनक भागों में बांट दिया जाना जिससे कि उनका कुछ अर्थ निकलता हो, उनसे कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता हो और उन्हें आसानी से समझा जा सकता हो। ये तो बात रही विश्लेषण की। एंड नेक्स्ट स्टेज इंटरप्रिटेशन, निर्वचन विश्लेषण की नेक्स्ट स्टेज है। इस स्टेज के अंतर्गत हम वित्तीय व्यवहारों के आलोचनात्मक अध्ययन या परीक्षण करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पिछले साल हमारे क्रेडिटर्स 10,000 थे, अब 12,000, तो 2,000 के क्रेडिटर्स कहाँ पर बढ़े, किन कारणों से बढ़े, उसका निष्कर्ष निकालना। तो इस प्रकार से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और निर्वचन। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट धन संबंधी किए गए आय व्यय का विश्लेषण या स्टेटमेंट। उसके बाद उसका विश्लेषण करना कि कहाँ कहाँ किए गए और फिर उनके बारे में उनका परीक्षण करना। ये तात्पर्य है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से। तो स्टूडेंट, आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इसके अंतर्गत एक बैलेंस शीट यहाँ पर दी गई है। पहले हम इस बैलेंस शीट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर इसका एनालिसिस करते हैं, फिर इसका इंटरप्रिटेशन। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक बैलेंस शीट आपके सामने है 2000 और 2001 की। इस बैलेंस शीट में इन लायबिलिटी साइड इक्विटी कैपिटल, इक्विटी सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000, 1,200। नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व 120, 220। जनरल रिजर्व 444, 180। उसके बाद सिंकिंग फंड 80 रुपीज़, 100 रुपीज़।
फिक्स लाइबिलिटी डिवेंचर्स 400 650 एंड करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर्स एंड अदर. And in asset side given, first is current assets. Current assets, number 1 debtors, cash, stock, others, and next is investment. After that given fixed assets, furnitures, building, land and other assets. आपके सामने बैलेंस शीट दी गई है, उसमें करंट एसेट फिक्स एसेट के 2 साल में होने वाले परिवर्तनों को दिखाया गया है. अब हमें सबसे पहले इनका एनालिसिस कर रहा है कि क्या चेंज हुआ इनमें, उसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन यानी कि उसके बारे में अपने विश्लेषण करना है, व्याख्या करनी है. क्वेश्चन में कहा है कमेंट अपॉन द सिग्निफिकेंट चेंज विच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर 2001 एंड फ्रॉम 2000 टू 2001. तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2000 एंड 2001. इसमें हमने देखा बैलेंस शीट को हम रख रहे हैं और इसके बाद देखा इंक्रीज या डिक्रीज. पहला कॉलम आप देख रहे हैं बैलेंस शीट 2000 की दी, फिर 2001 की, उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज जो भी है वो आपके सामने है, दिखाएंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले आप एसेट्स लीजिए कि एसेट्स में क्या चेंज है, फिर लायबिलिटी में. तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट करंट एसेट्स हम लेते हैं. डेबिटर्स 418 लिए गए हैं, उसके बाद 380. और यहाँ पर ये डेबिटर डिक्रीज हुए हैं 38 और ये इसकी बराबर में परसेंटेज निकाल दी 9%. उसके बाद कैश हमारा बहुत ज़्यादा घटा, 236 से 20 हुआ तो 92% डिक्रीज़ हुआ है. स्टॉक 320 से 260 हुआ है, तो ये भी हम देख रहे हैं 19%. फिर अदर एसेट्स में 64 to 26 ये भी घटी हैं. तो आप देख रहे हैं टोटल करंट एसेट्स हमारे पास ओवरऑल 352 लेस हुई है, जो कि 34% है. इसके बाद इन्वेस्टमेंट में 540 से 340 की कमी आई है, ये 37% लेस हुए हैं. उसके बाद फिक्स एसेट्स 18 से 36 हुई है, तो 100% इंक्रीमेंट हुआ इसमें. बिल्डिंग भी हमारे पास लगभग 154% की वृद्धि हुई है, जो कि 620 से 1572 952 हुआ है. लैंड 40 से 60 हुई है, तो 20% इसमें भी हमारे पास बढ़ोतरी 20 बढ़ा है, 50% वृद्धि हुई है टोटल. और अदर एसेट्स में भी ये इंक्रीज दिया हुआ है, और ठीक ऐसे ही टोटल एसेट्स का. तो सबसे पहले तो हमने इनका विश्लेषण किया है कि भाई ये हमने देख लिया इसमें किस एसेट्स में कितनी वृद्धि हुई है या कमी हुई है, वो हमने देखा है इसमें. अब आगे लायबिलिटी साइड को देखते हैं. लायबिलिटी साइड को देखते हैं हम. अब आप देख रहे हैं लायबिलिटी साइड. करंट लायबिलिटी आप देख रहे हैं क्रेडिटर 510 से 234 जो घटे हैं,
अदर एसेट्स में वृद्धि हुई है, उसके बाद फिक्स लायबिलिटी में भी वृद्धि हुई है, उसके बाद डिवेंचर में आप देख रहे हैं कमी हुई है, इक्विटी शेयर में आप देख रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में, उसी प्रकार से रिजर्व सरप्लस में, जनरल रिजर्व में ये कमी और वृद्धि। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको यही देखना होता है इस टॉपिक के अंतर्गत कि किसमें क्या वृद्धि और कमी होती है। इसके बाद तुलनात्मक देखा जाता है। अगर आप देख रहे हैं हमारी लायबिलिटी में, यदि हमारी टोटल लायबिलिटी में आप देख रहे हैं 52% की कमी हुई है, टोटल करंट लायबिलिटी में 52 की कमी हुई है, और ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारी टोटल करंट एसेट्स में भी कमी हुई है, टोटल करंट एसेट्स में भी कमी हुई है, टोटल करंट एसेट्स में कमी और टोटल करंट लायबिलिटी में सही। तो इसका एनालिसिस तुलनात्मक अध्ययन करें। अब इंटरप्रेट इसको करें, निर्वचन इसका करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि करंट लायबिलिटी जब कम हुई है तो हमने क्रेडिटर्स या अन्य लायबिलिटी का भुगतान किया है, उधर करंट एसेट्स हमारी घट रही हैं। तो इसका मतलब इससे ये सिद्ध होता है, ये इसका विश्लेषण हो जाता है कि भाई दायित्वों का भुगतान किया गया और दायित्वों का भुगतान चालू संपत्ति अर्थात कैश में से किया गया होगा। जो हमारे पास करंट एसेट्स के रूप में कैश था, उस कैश के द्वारा ही हमने दायित्वों का भुगतान कर दिया है। तो इसी प्रकार से आप इसमें हर तथ्य का एनालिसिस कर सकते हैं। आइए अब मैं इसकी आपके सामने MCQ के बारे में बात करता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। द टर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले वित्तीय विवरण शब्द में क्या सम्मिलित है? क्या लाभ हानि खाता है? क्या लाभ हानि खाता और चिट्ठा है, या लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता और चिट्ठा है? तो जैसे कि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा, तो उससे ये सिद्ध हो रहा है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण शब्द में हमारा लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता और लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता और चिट्ठा तीनों सम्मिलित होते हैं। तो दैट्स आंसर इज सी। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। दैट्स राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय ए शेयर होल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण यदि किया जाता है, एक अंशधारी द्वारा यदि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है तो इसे उदाहरण माना जाएगा आंतरिक विश्लेषण का, या बाह्य विश्लेषण का, या लंबवत विश्लेषण का, या क्षैतिज विश्लेषण का। इंटरनल, एक्सटर्नल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका होगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य विश्लेषण। तो याद रखें इसका मतलब अगर अंशधारी विश्लेषण कर रहा है तो ये बाह्य विश्लेषण की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड एनालिसिस एंड कंपैरिजंस।
सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ऑब्जेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। वित्तीय विवरणों के निर्वचन के लिए आवश्यक है विश्लेषण और तुलना, सरलीकरण और प्रमाणीकरण, और वस्तुपरकता और विशिष्टता। तो यहाँ पर आंसर विश्लेषण और तुलना, एनालिसिस ऑफ कंपैरिजन, दो ही चीज़ होती हैं। इसके अंतर्गत वित्तीय विवरणों के निर्वचन के लिए विश्लेषण और तुलना, दो बातों को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 4, वर्टिकल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज डायनेमिक, स्टैटिक, इंटरनल। लंबवत विश्लेषण जाना जाता है प्रावेगिक विश्लेषण, स्थैतिक विश्लेषण और आंतरिक विश्लेषण। तो इनमें से हमारा आंसर बी है। बी हमारा आंसर रहेगा स्थैतिक विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंड रेशो, ट्रेंड परसेंटेज एंड ग्राफिक आर यूज इन वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस। प्रवृत्ति एक अनुमान, प्रवृत्ति अनुपात, प्रवृत्ति प्रतिशत और ग्राफ प्रयोग किए जाते हैं किस प्रकार के विश्लेषण में? लंबवत विश्लेषण में, क्षैतिज में, स्थैतिक में या प्रावेगिक में? तो यहाँ पर आंसर क्षैतिज विश्लेषण। ध्यान रखिए स्टूडेंट, इसको तैयार कीजिए। विच इज़ नॉट द मेथड ऑफ ट्रेंड एनालिसिस? ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड रेशोज, एवरेजेस। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति विश्लेषण की पद्धति नहीं है? प्रवृत्ति प्रतिशत, प्रवृत्ति अनुपात या औसत? तो इसका आंसर औसत है। औसत इनमें से किसी औसत जो है प्रवृत्ति विश्लेषण की पद्धति नहीं कहलाती है। तो ये मैंने कुछ आपके सामने क्वेश्चन आपको दिखाए जिसमें दिया गया था कि आप MCQ में। अब देखते हैं कुछ ट्रू फॉल्स। अब आपको देखिए ट्रू फॉल्स भी आपके सामने मैं आपको कुछ कराने जा रहा हूँ। सबसे पहला, द टर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर दी प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वित्तीय विवरण शब्द का आशय लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठे से है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ट्रू माना जाएगा क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आर नो सिनोनियम्स। चिट्ठा और वित्तीय विवरण का चिट्ठा और वित्तीय स्थिति का विवरण पर्याय नहीं है। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, when all the figures in the balance sheet are expressed as percentage of the total, it is called horizontal analysis। तो ये फॉल्स है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं कहलाता। नेक्स्ट, when ratio of current year are compared with the previous year, they are called trend ratio। ये सही है। जब चालू वर्ष के अनुपातों की गणना गत वर्ष से तुलना, तो इसे प्रवृत्ति अनुपात कहते हैं। सही है। एनालिसिस लीड्स टू इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण निर्वचन की ओर ले जाता है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी
क्योंकि जब विश्लेषण होगा उसी के बाद निर्वचन होगा, जैसे अभी हमने पढ़ा है। इसके बाद एनालिसिस इंक्लूड इंटरप्रिटेशन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है ये है एनालिसिस इज इंक्लूड इंटरप्रिटेशन। नहीं, एनालिसिस में इंटरप्रिटेशन नहीं है, क्योंकि एनालिसिस पहले होता है, इंटरप्रिटेशन बाद में होता है। इसके बाद है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू सेवरल ईयर्स आर एनालिसिस इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस। नहीं, ये फॉल्स है। वर्टिकल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज डायनेमिक एनालिसिस। नहीं, ये दो अलग नाम हैं, तो इसीलिए ये भी हमारा फॉल्स है। इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड एनालिसिस एंड कंपैरिजन। सही बात है, जब तक ये दोनों नहीं होगा तो इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता, तो ये सही है अपने आप में। इस स्थैतिक विश्लेषण दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन के लिए बहुत लाभप्रद नहीं होता, तो ये भी सही है, ये उसके लिए लाभप्रद होता ही नहीं है। अब बात नहीं, सॉरी, अभी हम पहले दोबारा देखते हैं बेटे, कुछ इसमें डिस्टरबेंस रहा क्वेश्चन में। इसने कहा एस्थेटिक एनालिसिस इज़ नॉट, हाँ इज़ नॉट दिया हुआ है, इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। एस्थेटिक विश्लेषण दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन के लिए बहुत लाभप्रद नहीं होता है, तो यह अपने आप में ट्रू है, यह अपने आप में ट्रू है। इसके बाद देखते हैं समान आकार के आय विवरणों में विभिन्न मदों को सकल लाभ के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट शो रिलेटिव वैल्यूज ऑफ वेरियस आइटम, ये ट्रू है। In the common size income statement, each item is shown as a percentage of net sales figure. True. Horizontal analysis is also known as a dynamic analysis. True. External analysis depends almost ऑन पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाह्य विश्लेषण पूर्णतः प्रकाशित वित्तीय विवरणों पर निर्भर करते हैं, तो ये ट्रू बात है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट मीन बैलेंस शीट ऑफ टू और मोर बैलेंस एंटरप्राइजेस फॉर ए पर्टिकुलर डेट। फॉल्स। यदि आप ये कहते हैं तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे का आशय एक निश्चित अवधि के लिए दो या दो से अधिक व्यवसाय के उपक्रमों के चिट्ठों से लिया जाता है, नहीं, तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक ही व्यवसाय के 2 वर्षों के चिट्ठे लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक रिवीजन के तौर पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। अब आप इसकी तैयारी कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।